अभी तक बेटा आप लोग जो पढ़ रहे थे वो वन डायमेंशन मोशन था और उसी को हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन बोल रहे थे क्योंकि अभी तक जितना भी मोशन हो रहा था वो किसी एक एक्सिस में हो रहा था। किसी भी ओ पॉइंट पे, इस पॉइंट को ओ बोल देते हैं, ओ पॉइंट पे अगर हमें वेलोसिटी चाहिए तो कैसे निकालेंगे? तो बेटा टेंजेंट ड्रॉ करेंगे क्योंकि ये पाथ है, पाथ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो वेलोसिटी मिलेगी। कोई हमसे थीटा पूछ लेगा तो हम क्या कर लेंगे बेटा, परपेंडिकुलर जो कि वीएम के बराबर है और बेस जो बी आर है, दोनों के आगे माइनस आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो बेटा ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। जब भी ओमेगा और अल्फा की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन एग्जैक्टली सेम रहेगी तो मैं लिख सकता हूं बेटा कि इफ ओमेगा एंड अल्फा आर इन द सेम डायरेक्शन देन मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड विल इंक्रीज। नमस्कार बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल पे जिसका नाम है कंपटीशन वाला। बेटा आज हम लोग लेकर के आए हैं माइंड मैप फॉर मोशन ना प्लेन का, और अभी तक मैं उम्मीद करता हूं आपने इससे पहले के नोट्स अच्छे से बना लिए होंगे। यहां पे बेटा हमारा काइनेमेटिक्स वाला पार्ट खत्म हो जाएगा और इसके बाद हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो हमारा पार्ट डायनामिक्स का पार्ट होगा। क्लियर? आज काफी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं। मोशन इन अ प्लेन में कवर क्या क्या करेंगे सर? स्टार्ट करेंगे बेटा हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में, जहां पे प्रोजेक्टाइल मोशन हम ग्राउंड टू ग्राउंड करेंगे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन करेंगे, और किसी एच हाइट से थीटा एंगल पे जब प्रोजेक्टाइल किया हो तब हम वो वाला केस भी पढ़ेंगे। उसके बाद बेटा जब हम लोग रिलेटिव मोशन में आ जाते हैं तो रिलेटिव मोशन में हम प्रोजेक्टाइल मोशन का रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे जहां पे कोलिजन वाले सवाल आते हैं। उसके बाद रेनमैन प्रॉब्लम, रिवर बोट प्रॉब्लम, और एंड अपन कर रहे होंगे क्लोजेस्ट अप्रोच पे। और आखिरी हमारा जो टॉपिक रहेगा बेटा वो सर्कुलर मोशन रहेगा। सर्कुलर मोशन में पूरी अच्छी डिटेल से मैं आपको समझाने वाला हूं। क्लियर है बच्चों? शुरू करते हैं कि सर होता क्या है टू डायमेंशन मोशन। अभी तक बेटा आप लोग जो पढ़ रहे थे वो वन डायमेंशन मोशन था और उसी को हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन बोल रहे थे क्योंकि अभी तक जितना भी मोशन हो रहा था वो किसी एक एक्सिस में हो रहा था। अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे बेटा उस मोशन का बंटवारा हो गया, किसमें बेटा, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। अब अगर यहां पे बंटवारा हो गया तो सारे एक्स की चीजें एक साइड आ गई और सारे वाई की चीजें बेटा एक साइड आ गई, जिसे बेटा हम लोग मोशन ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। कि मतलब वाई एक्सिस वाला अपना इंडिपेंडेंट मोशन करेगा जिसको एक्स एक्सिस की चीजों से मतलब नहीं है, और एक्स एक्सिस का अपना इंडिपेंडेंट मोशन करेगा जिसको वाई एक्सिस में मतलब नहीं है। मतलब अब यहां पे आकर के हमारे दोनों एक्सिस के अबाउट क्या हो गया बेटा, बंटवारा हो गया है। फॉर्मूले वही सेम होंगे, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, बस एक्स एक्सिस में लगा दोगे तो वी एक्स बराबर यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, एस ऑफ एक्स बराबर यू एक्स प्लस हाफ ऑफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एक्स। बेटा ये एक्स एक्सिस के कंपोनेंट हो गए। और यहीं पे अगर वाई एक्सिस के देखेंगे तो वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, एस ऑफ वाई बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर, वी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू यू वाई प्लस टू ए वाई एस ऑफ वाई, और वी एवरेज का फॉर्मूला वी वाई प्लस यू वाई बाई टू रहेगा। क्लियर है कि नहीं है? हाँ जी सर। और इसी बेटा डिवीजन पे हमने क्या सीखा, प्रोजेक्टाइल मोशन सीखा था। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा ग्राउंड टू ग्राउंड से। ग्राउंड से बेटा किसी यू वेलोसिटी से एट एन एंगल हमने थीटा किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, तो बेटा इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक्स में और वाई में कंपोनेंट होंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट की बात की जाएगी तो टाइम ऑफ फ्लाइट टी बराबर टू यू वाई बाई जी होती है। बेटा यू वाई का कंपोनेंट कौन सा है, यू साइन थीटा, तो टू यू साइन थीटा बाई जी। याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसे ही बेटा बात करें मैक्सिमम हाइट की तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, एच मैक्स बराबर यू वाई स्क्वायर बाई टू जी। मैक्सिमम हाइट पे बेटा वी वाई वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जीरो होता है, और एक्स एक्सिस वाला जो कंपोनेंट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, यू कॉस थीटा होती है। तो यहां पे यू वाई का स्क्वायर बराबर है टू जी, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी हो जाएगा। ये हो गया बेटा एच मैक्स वाली कहानी। यहां पे आते हैं बेटा, यहां पे हम समझते हैं रेंज के बारे में। रेंज का फॉर्मूला है आर इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, या फिर इसी का एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं आर इक्वल्स टू टू यू एक्स यू वाई बाई जी। बेटा साइन टू थीटा का भी फॉर्मूला हो जाएगा टू साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी, वो भी लिख सकते हैं, पर साइन टू थीटा से आपके सारे के सारे सवाल हो जाएंगे। अब यहीं पे बात की जाए बेटा, हमें मैक्सिमम रेंज कब मिलती है, जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री मिलती है, और उस टाइम पे रेंज मैक्सिमम जो होती है बेटा दैट इज यू स्क्वायर बाय जी। ये वाली चीज आप याद रखोगे। क्लियर है बेटा? जब रेंज मैक्सिमम जो होती है ना वो 4 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट होती है। मतलब अगर मैंने थीटा 45 डिग्री है तो जो हाइट है बेटा उसका 4 गुना मेरी क्या रहने वाली है, मैक्सिमम रेंज होने वाली है। क्या इतनी बात समझ में है?
अब यहां से अगर आगे चलें तो बेटा हम लोग बात करते हैं कि इसकी जो पाथ बन रहा है उसकी कुछ ना कुछ इक्वेशन होगी, और उस इक्वेशन को नाम दिया हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो यहां पे बात करते हैं किसके बेटा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होती है, y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये बेटा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होती है। अगर यहीं पे आपसे रेंज के बारे में पूछ ले या रेंज के टर्म्स में सवाल पूछ ले तो यहां पे रेंज के टर्म्स में सवाल हो जाएगा y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस x बाय आर, जहां पे x क्या है बेटा, कोऑर्डिनेट है x एक्सिस का, y क्या है, कोऑर्डिनेट है y एक्सिस का, और r क्या दी गई है बेटा, आपकी रेंज, और थीटा जो दिया गया है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो यहां पे बेटा ये सारी की सारी बातें यहां पे किसकी हो जाती हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड की। अब इसके आगे चलेंगे तो यहां पे बेटा हम लोग वेलोसिटी की बात करते हैं कि किसी भी ओ पॉइंट पे, इस पॉइंट को ओ बोल देते हैं, ओ पॉइंट पे अगर हमें वेलोसिटी चाहिए तो कैसे निकालेंगे, तो बेटा टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये पाथ है, पाथ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो वेलोसिटी मिलेगी। वेलोसिटी का एक कंपोनेंट vx होगा, एक कंपोनेंट vy होगा। vx की वैल्यू बेटा सेम रहने वाली है जो कि u cos थीटा रहने वाली है। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में बेटा कुछ भी नहीं होता है। ax की वैल्यू क्या होती है बेटा, जीरो होती है। वहीं ay की वैल्यू देखी जाए तो वो माइनस ऑफ जी के बराबर होती है। तो vx की वैल्यू तो सेम रहेगी जो u cos थीटा रहेगी। vy की वैल्यू बात करूं तो बेटा u प्लस ए वाई इंटू टी हो जाएगा, जहां पे ay की वैल्यू किसके बराबर होती है बेटा, g के बराबर होती है। तो यहां पे vy वेलोसिटी आप लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू u साइन थीटा माइनस जी टी के बराबर। अब अगर इसे बेटा ये आई कैप जे कैप बेटा डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, तो अगर इन वैल्यूज को इसमें अगर पुट कर देंगे तो यू कॉस थीटा आई कैप हो जाएगा, यू साइन थीटा माइनस जी टी ये किस में हो जाएगा, जे कैप में। क्योंकि बेटा ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो ये कुछ एंगल भी बना रही होगी टेन अल्फा, तो टेन अल्फा अगर निकालने को कह दिया जाए तो क्या हो जाएगा, तो बेटा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, वी वाई, और बेस जो है वो किसके बराबर है बेटा, वी एक्स के। वैल्यू पुट कर देंगे तो यहां से अपन लोग उस पॉइंट पे वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल से एंगल भी निकाल सकते हैं। ये बेटा कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी वेलोसिटीज तक। यहां पे बेटा हम लोग बात करेंगे अगर रेंज की वैल्यू, कई बार ऐसे सवाल आ जाते हैं, हमसे पूछ लिया जाता है अगर रेंज और मैक्सिमम हाइट बराबर हो जाए तो थीटा बेटा जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है उसकी वैल्यू tan इनवर्स ऑफ 4 के बराबर होती है। फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बेटा वो एंगल होते हैं जिनके सम जो रहते हैं वो 90 डिग्री रहते हैं। जहां पे अल्फा प्लस बीटा जैसे दो एंगल है उनका सम क्या होगा, 90 डिग्री। जैसे तो बेटा वहां पे रेंजेस का अगर रेशियो देखें कि R1 अपॉन R2 का रेशियो होता है वो 1 के बराबर। जैसे आपने देखा होगा अगर थीटा 1 मान लो 30 डिग्री है, थीटा 2 मान लो कितना है बेटा 60 डिग्री है, तो बेटा इनकी रेंज क्या होगी, सेम होगी। थीटा 1 मान लो 15 डिग्री है, थीटा 2 मान लो 75 डिग्री है, तो इनकी रेंज क्या होंगी, सेम होंगी। जिनका भी सम 90 डिग्री होता है बेटा उनकी रेंजेस का रेशियो जो रहता है वो 1 होता है। रेंजेस का रेशियो 1 होने का मतलब है मतलब दोनों की मैक्सिमम रेंज जो आने वाली है बेटा वो एग्जैक्टली सेम आने वाली है। वहीं पे अगर मैं रेशियो निकालूं T1 अपॉन T2 का तो बेटा tan थीटा के बराबर होता है। H1 अपॉन H2 का रेशियो होता है tan स्क्वायर थीटा के बराबर। बेटा ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैंने आपको दिए गए, कई बार पूछे भी गए हैं। इन्हें सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लगता है, मतलब T1 और T2 का मल्टीप्लाई करोगे फिर उसका रिलेशनशिप देखोगे। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया बेटा कभी भी आपसे ये पूछा जाए कि एक बॉल को थीटा पे दूसरे को 90 माइनस थीटा पे फेंका गया है तो उनके टाइम का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो बेटा उनका टाइम का जो प्रोडक्ट होता है वो 2r बाई जी के बराबर होता है। और अगर टाइम का प्रोडक्ट का ये पूछे कि किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो बेटा वो रेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वहीं H1 प्लस H2 का भी रेशियो पूछ लिया जाता है जो कि U स्क्वायर अपॉन 2G के बराबर है, मतलब रेंज के आधे के बराबर होता है। ये वाली बात भी आप अच्छे से याद रखना। ये जो इंपॉर्टेंट बातें या ये जो कहानी है बेटा ये हमारी ग्राउंड टू ग्राउंड तक की पूरी हो जाती है। अब हम चलते हैं हॉरिजॉन्टल की तरफ। अगर मैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करूं तो बेटा हमारे पास यहां पे इनिशियल वी वाई वेलोसिटी नहीं होती है, जो भी वेलोसिटी होती है हमारी सिर्फ एक्स एक्सिस में होती है। और जब एक्स एक्सिस से फेंकेंगे तो बेटा हाफ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। आप ये समझ लो बेटा इसी का तो ये आधा पार्ट जो है बेटा वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है। यहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करेंगे तो √2h बाई जी, वेलोसिटी ऑफ हिटिंग द ग्राउंड की बात करेंगे तो बेटा ये √2gh। अब जैसे ही बेटा मैंने वेलोसिटी देखी कि ये √2gh के बराबर होती है तो मेरे दिमाग में एक सवाल आता है कि सर आप याद करो वो दिन जब आपने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन बताया था, अगर मैं इस बॉल को यहां से ड्रॉप कर दूंगा, u की वैल्यू 0 है, तो सर सेम हाइट से तो इसकी वेलोसिटी भी तो क्या आती है नीचे की तरफ √2gh ही आती है सर।
तो आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर किसी बॉल को हॉरिजॉन्टली फेंक दिया है और सेम हाइट से किसी बॉल को ड्रॉप कर दिया है तो दोनों का बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट जो रहेगा वो एग्जैक्टली सेम रहेगा। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। अगर बेटा किसी भी पॉइंट पे, ये तो वेलोसिटी हिटिंग द ग्राउंड है, अगर किसी भी पॉइंट पे आपसे वेलोसिटी पूछी जाए तो बेटा vx की वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगी u के बराबर, और vy की वेलोसिटी देखा जाए तो वो माइनस का gt रहेगा, क्योंकि बेटा v इक्वल्स टू u प्लस at में इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस की 0 है तो माइनस का gt बचेगा, जिसे मैं i और j कैप में इस तरीके से लिख सकता हूं। और इसी बेटा पाथ की अगर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लिखना हो तो वो हाफ g एक्स स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर के बराबर होती है। ये बात थी किसकी बेटा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की। इसी के बाद आगे चले तो बेटा अगर किसी थीटा एंगल से हमने h हाइट से किसी थीटा से फेंक दिया है बॉल को, तो बेटा इसका टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं तो आपको पर्सनली यही सजेस्ट करूंगा कि आप इसमें फॉर्मूला लगा सकते हो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर का, यही वाला फॉर्मूला लगाओ, s ऑफ y लग जाएगा और इसी से टाइम आ जाएगा, आएगा भले ही क्वाड्रेटिक में पर टाइम आ जाएगा। अगर आपको नहीं, आपको ये लगता है कि नहीं यार मैं तो बहुत क्रांतिकारी हूं, मैं सब कुछ याद कर सकता हूं, तो बेटा आप ये वाला टाइम का फॉर्मूला याद कर सकते हो। इसका टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला ये होता है, जहां पे मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला ये होता है। क्लियर है? अदरवाइज मैं यही सजेस्ट करूंगा, मेरा ये ही वाले फॉर्मूले से बेटा ये सारे रिलेशनशिप ड्राइव होते हैं, तो मैं अपने बेसिक पे स्टिक रहूंगा और अपना रिलेशनशिप निकाल लूंगा। ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारी चीजें याद करने के लिए, ये केसेस आता भी कम है और ये चीज भी कॉम्प्लिकेटेड है, और अगर आ गई तो मैं डायरेक्ट इस फॉर्मूले से टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही बेटा आगे चलें, आगे हमारी आ जाती है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी सर पहले तो हम पढ़ चुके थे, अब हम दोबारा से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि पहले जो पढ़ी थी बेटा वो सिर्फ आपने कौन सी पढ़ी थी, सिर्फ एक ही एक्सिस या फिर कहा जाए कि वन डायमेंशन मोशन की पढ़ी थी। यहां पे जो हम बात कर रहे हैं, यहां पे बेटा टू डायमेंशन की बात कर रहे हैं। मान लीजिए वेलोसिटी ए दिया गया है बेटा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, और वेलोसिटी बी दी गई है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। तो वी ए माइनस वी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, इनका एक्स का कंपोनेंट माइनस कर लो और इनका y का कंपोनेंट माइनस कर लो, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी इन आई कैप आ जाएगी और ये रिलेटिव वेलोसिटी इन जे कैप आ जाएगी। इसी में बेटा याद हो कि हम दो तरफ से बॉल को फेंकते थे और हम ये चाहते थे कि ये मिड एयर में कोलाइड करें, मिड एयर मतलब हवा में कोलाइड करें, तो उसका रिलेशनशिप ये होता है कि बेटा दोनों के y एक्सिस के जो कंपोनेंट होने चाहिए वेलोसिटी के, वो एग्जैक्टली क्या होने चाहिए बेटा, सेम होने चाहिए। क्लियर है? एक्स एक्सिस का काम है इनको आगे ले जाना, पर आगे में बेटा या तो बॉल ऊपर से निकल जाएगी या तो बॉल नीचे से चली जाएगी। दोनों सेम हाइट पे कब टकराएंगी, जब उनकी वर्टिकल वेलोसिटीज क्या रहेंगी बेटा, एग्जैक्टली सेम रहेंगी। अब यहीं पे बेटा याद करो, हमने क्लोजेस्ट अप्रोच भी पढ़ा था। हाँ सर, यहां पे ए वाला बेटा बॉल v वेलोसिटी से b की तरफ जा रहा है और b वाला v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, तो हमने क्या सीखा कि सर किसी एक के ऊपर बैठ जाएंगे और जिसके ऊपर बैठ जाएंगे उसकी वेलोसिटी को पलट के इधर दे देंगे, तो ये v है v और ये भी v है, तो इनकी जो नेट वेलोसिटी आ जाएगी बेटा वो कितनी आ जाएगी सर, वो v√2 आ जाएगी। ये बेटा आपकी रिलेटिव वेलोसिटी आ गई। अब यहीं पे बेटा डिस्टेंस चाहिए, तो ये एंगल के ऊपर डिपेंड करता है कि जैसा कि आप जानते हो ये v, तो ये एंगल क्या होगा 45 डिग्री, ये एंगल भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ये 90 है तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ये लेंथ d है तो बेटा d का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा d cos 45 हो जाएगा। तो यहां पे लिख सकते हैं कि बेटा ये जो लेंथ आ रही है d मिनिमम की वैल्यू वो किसके बराबर आ जाएगी सर, डी मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी डी कॉस ऑफ 45 डिग्री के बराबर। ये तो बेटा एंगल के ऊपर रहता है, जितनी भी हमारी एंगल की वैल्यू दी जाएगी वहां से निकाल लेंगे। बस याद रखने वाली बात ये रहती है कि बेटा जो उसका पाथ रहता है और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहता है वही आपका शॉर्टेस्ट पाथ होगा। मतलब यहां से यहां की जो लाइन ज्वाइनिंग होनी चाहिए वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, तभी बेटा वो शॉर्टेस्ट पाथ होगी। इसके अलावा कोई भी लाइन ले लोगे तो वो लाइन किसका काम करेगी, हाइपोटेनियस का, और वो लाइन क्या होगी, बड़ी होगी, वो डी मिनिमम नहीं होगी। जो भी डी मिनिमम होगी वो मेरी इस लाइन से 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। क्लियर है बच्चों? आगे चलते हैं बेटा। इसी के बाद आ जाती है हमारे पास रिवर बोट प्रॉब्लम, जहां पे हमारा रिवर बोट प्रॉब्लम कह लो या रिवर स्विमर प्रॉब्लम कह लो, जहां पे बेटा हम लोग एक ए पॉइंट से कहां जाना चाहते हैं, बी पॉइंट पे जाना चाहते हैं, जहां पे ये नदी बह रही है।
और नदी के बहने की जो स्पीड है बेटा उसको अपन वी आर बोल रहे हैं। तो ये जो वी बी आर दिया गया बेटा ये वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है। इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर भी कह सकता है, जिसका मतलब वो रेस्ट में नहीं है। स्टिल वाटर का मतलब ये होता है जब मैं खुद जाकर के नदी में बैठ गया हूं तो बोट मुझे कैसी नजर आएगी, रेस्ट में नजर आएगी। और अगर आपको याद होगा तो इसमें क्लास में मैंने कम से कम 15-20 सवाल कराए हैं जहां पे वीबीआर एक स्टिल वाटर में थी और नीट के पीवाईक्यूज में भी बेटा स्टिल वाटर बोल करके ही आता है। तो वीबीआर में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो वीबीआर के बेटा दो कंपोनेंट होंगे, एक ऊपर की तरफ कॉस थीटा और एक नीचे की तरफ साइन थीटा। वीबीआर कॉस थीटा का काम है बेटा नदी को पार करना, और वीबीआर साइन थीटा क्या करेगा बेटा, हमारी वेलोसिटी ऑफ रिवर जो रहेगा उसको काटेगा। मतलब यहां पे बेटा वी आर ही रिस्पॉन्सिबल है ड्रिफ्ट के लिए और वीबीआर रिस्पॉन्सिबल है रिवर को क्रॉस करने के लिए। अब यहां पे अगर सवाल पूछा जाएगा टाइम टू क्रॉस द रिवर, तो टाइम का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो डी, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज वीबीआर कॉस थीटा। बेटा यहां पे किसी भी प्रकार का एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, तो एक्सेलरेशन की आप चिंता मत करना, यहां पे नॉर्मल कांस्टेंट स्पीड वाले या यूनिफॉर्म मोशन वाले फॉर्मूले आपके लग जाएंगे। तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब इसी में कई बार यह पूछ लेता है कि मैं इस बोट को या इस स्विमर को कितने एंगल पे फेंकूं या कहां फेंकूं जिससे कि मेरा टाइम जो आए वो मिनिमम आए। मुझे ड्रिफ्ट से लेना देना नहीं है, मैं चाहता हूं मैं कम से कम समय में ए पॉइंट से बी में पहुंच जाऊं। जब बेटा आपको ड्रिफ्ट से मतलब नहीं होगा, वो कह रहा होगा मिनिमम टाइम, तो मिनिमम टाइम में बेटा थीटा आप ध्यान से देखो हमने यहां से लिया हुआ है, तो थीटा वर्टिकल से हमने थीटा लिया है, तो बेटा थीटा की वैल्यू जब जीरो हो जाएगी मतलब वीबीआर बिल्कुल सीधा हो जाएगा बेटा, तब आपका टाइम जो आएगा वो क्या आएगा, मिनिमम टाइम, थीटा इक्वल्स टू जीरो। अगर वो रिवर फ्लो से डायरेक्शन पूछ लेगा तो रिवर फ्लो का डायरेक्शन बेटा 90 डिग्री होगा। तो आप ये याद रखना कि पूछा कहां से गया है। तो थीटा की वैल्यू जीरो, दैट मींस परपेंडिकुलर टू द रिवर, टाइम बराबर डी अपॉन वीबीआर होगा। क्या इतनी बात क्लियर है? अब यहीं पे अगर मैं ड्रिफ्ट की बात करूं तो ड्रिफ्ट की कंडीशन दो बनती है बेटा। एक ये होता है कि अगर मेरी वीबीआर की वैल्यू वीआर के बराबर हो जाए तो उस केस में मेरी ड्रिफ्ट की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, जीरो हो जाती है, क्योंकि मेरा वीबीआर का एक कंपोनेंट मेरी रिवर वेलोसिटी के एक कंपोनेंट को कैंसिल आउट कर देता है, और उसी को बोलते हैं बेटा ड्रिफ्ट की वैल्यू को जीरो होना या फिर शॉर्टेस्ट पाथ का होना, मिनिमम ड्रिफ्ट या शॉर्टेस्ट पाथ। बेटा जब वीबीआर किसके बराबर हो जाएगा, वीआर के बराबर, उस टाइम पे ड्रिफ्ट आपकी जो आती है बेटा वो जीरो आती है। इन केस अगर ऐसा नहीं है, वेलोसिटी ऑफ रिवर ज्यादा है और वीबीआर साइन थीटा की कंपोनेंट की वैल्यू थोड़ी कम है, तो वहां पे बेटा मेरा एक्स एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट है इस ड्रिफ्ट को बोल रहा हूं वो वेलोसिटी इन एक्स इंटू टाइम के बराबर है। तो वेलोसिटी इन एक्स कितना आ जाएगा बेटा, वीआर, दैट इज वेलोसिटी इन रिवर, माइनस वीबीआर और डी अपॉन वीबीआर। ये आ गया बेटा वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस इनटू क्या कर दिया बेटा, टाइम जो नदी को क्रॉस करने में लगा है। अब ये एक और फंडा आ जाता है बेटा जहां पे आपसे ये पूछा जाता है कि हम आदमी को किस एंगल पे या किस थीटा पे भेजे, या बोर्ड को किस एंगल या थीटा पे भेजे जिससे कि मेरी ड्रिफ्ट जो निकल के आए वो मिनिमम ड्रिफ्ट निकल के आए। कई बार ऐसा हो जाता है कि मान लो वीबीआर की वैल्यू ज्यादा है, वीबीआर साइन थीटा की वैल्यू बेटा ज्यादा है किससे, वीआर से, या वीआर की वैल्यू ज्यादा है वीबीआर साइन थीटा से, तब भी मुझे मिनिमम ड्रिफ्ट चाहिए। तो उसका एंगल होता है बेटा, मिनिमम ड्रिफ्ट का एंगल होता है साइन थीटा, छोटा वाला अपॉन बड़ा वाला। सर ये छोटा वाला अपॉन बड़ा वाला क्या है बेटा, उन दोनों में से वेलोसिटी चेक करो कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। इस पे इसी फॉर्मूले पे बेस्ड 3 सवाल आ चुके हैं नीट में बेटा। जैसे यहां पे साइन थीटा है तो यहां पे आप देखो क्या वीआर छोटी वेलोसिटी है, वीबीआर बड़ी वेलोसिटी है, तो छोटी वेलोसिटी अपॉन बड़ी वाली वेलोसिटी। ये वाले केस में देखो छोटी वेलोसिटी कौन है, सर वीबीआर है, बड़ी वेलोसिटी कौन है, वीआर है, तो छोटी वाली वेलोसिटी डिवाइडेड बाय बड़ी वाली वेलोसिटी। एक मतलब देखते ही आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? हाँ जी सर। अब इसी के बाद आते हैं बेटा, बात करते हैं हम लोग रेनमैन प्रॉब्लम की। रेनमैन प्रॉब्लम में बेटा ऐसा कोई स्पेशल केस नहीं है या सिचुएशन नहीं है जिसको अलग से बताई जाए। रेनमैन प्रॉब्लम में बेसिकली आपसे एंगल पूछा जाता है कि किस एंगल पे मैं अपने अम्ब्रेला को रखूं जिससे कि मेरी जो मैं बारिश से बच सकूं। रेनमैन प्रॉब्लम बेटा ये आदमी अभी अगर रेस्ट पे तो वेलोसिटी कैसी नजर आएगी, उसको नीचे आती हुई नजर आएगी, जहां पे वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या होगा बेटा, वेलोसिटी ऑफ रेन कहां पे होगा, नीचे की तरफ होगा, तो माइनस जे क्या आप लिख सकता हूं। अब अगर यही आदमी बेटा वीएम मतलब ये अगर दौड़ना शुरू कर देगा तो इसको बेटा ये रेन किसी और एंगल पे नजर आएगी रिलेटिव टू दिस पर्सन।
तो मैं क्या करता हूं यहां पे बेटा निकालता हूं वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, दैट मींस वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। वेलोसिटी ऑफ रेन, बेटा रेन कहां आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, तो यहां पे अगर रेन नीचे की तरफ आ जाएगी तो वी आर माइनस का जे कैप में हो जाएगा और माइनस का वी एम आई कैप हो जाएगा। अगर आपसे यहां पे कोई एंगल पूछ ले, देखो बेटा वीएम आ गया तो माइनस वीएम का होगा पीछे, और वेलोसिटी ऑफ रेन तो ऑलरेडी नीचे है बेटा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहां जाएगा, इसके बीच में आ जाएगा। कोई हमसे थीटा पूछ लेगा तो हम क्या कर लेंगे बेटा, परपेंडिकुलर जो कि वीएम के बराबर है और बेस जो बी आर है, दोनों के आगे माइनस आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो बेटा ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो यहां से बेटा हम एंगल निकाल सकते हैं कि वर्टिकल से कितने एंगल पे मैं अपने छाते को रखूं, और बेटा छाते का जो डायरेक्शन होगा वो वीआरएम के जस्ट अपोजिट होगा। ये वाली भी बात आप अच्छे से याद रखेंगे। क्लियर है बच्चों। अब यहीं पे बात करें बेटा सर्कुलर मोशन की, तो ध्यान से सुनिएगा। सर्कुलर मोशन बेटा पहली चीज आ जाती है हमारी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, आर्क अपॉन रेडियस होता है, जिसकी यूनिट क्या होती है बेटा, रेडियन। डायमेंशन तो आप अच्छे से जानते ही हो, डायमेंशन इसका क्या हो जाएगा सर, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, m0 l0 t0 के बराबर हो जाएगा। बेटा एक रेवोल्यूशन में अगर मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं या एक रेवोल्यूशन में, दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई। बेटा दोनों में अंतर है। आप कई बार ये सोच ले तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट जीरो रहेगा, अगर इसने चक्कर लगाया लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज जीरो बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, 2 पाई के बराबर हो जाएगा। यहीं पे अगर बेटा बात करें एंगुलर वेलोसिटी की, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा थीटा इज क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, और यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, रेडियन पर सेकेंड। अगर यहीं पे डायमेंशन की बात की जाए तो डायमेंशन क्या आ जाएगी बेटा, डायमेंशन नीचे t-1 आ जाती है इसकी। क्लियर है कि नहीं है। और डायरेक्शन बेटा एंगुलर वेलोसिटी का रहेगा सेम एज दैट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो सेम एज दैट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जिस डायरेक्शन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसी डायरेक्शन में बेटा एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। और यहीं पे बेटा इंस्टेंटेनियस निकाल सकते हैं, जहां पे ओमेगा इंस्टेंटेनियस दैट इज इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी। एग्जैक्टली सेम इक्वेशंस बन रही हैं जैसी बेटा आपकी पहले बना करती थी। क्लियर है बच्चों। अब इसी के जैसे ही आगे चलेंगे तो बेटा ओमेगा पे कई सारे सवाल आते हैं, ओमेगा को थोड़ा इन डेप्थ अपन को समझना पड़ेगा। ओमेगा की बात की जाए तो ओमेगा बेटा 2 पाई बाई टी होता है, 1 बाई टी को आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 पाई एफ। ओमेगा की वेलोसिटी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वी बाई आर, वी इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर के बराबर हो जाएगा। अब बेटा ओमेगा क्रॉस आर एग्जैक्टली आपको किसकी तरह नजर आ रहा है, ये सर क्रॉस प्रोडक्ट के नजर आ रहा है, जहां पे वी इज परपेंडिकुलर टू ओमेगा और वी इज परपेंडिकुलर टू आर। यहां पे एक सवाल पूछा गया, नीट का ही सवाल है, मैं देखता हूं आपको आता है कि नहीं आता। बेटा ओमेगा डॉट वी की वैल्यू क्या होगी और वी डॉट आर की वैल्यू क्या होगी, ये आपको बताना है। क्लियर है, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी, ये आपको क्या करना है बेटा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है क्या होगी। क्लियर है बच्चों। हाँ जी सर। अब ओमेगा ए बी क्या होगा बेटा, जैसे रिलेटिव वेलोसिटी में वी ए बी पढ़ा था, यहां पे रिलेटिव वेलोसिटी एंगुलर के टर्म्स में पढ़ रहे हैं, जहां पे वी ए बी अपॉन आर होगा। तो ये याद रखना, यहां पे हमें क्या रखना है बेटा, वी ए की परपेंडिकुलर वेलोसिटी किसके, आर के। आर कौन है बेटा, लाइन ज्वाइनिंग, लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी। तो आपको जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी लेनी है बेटा वो लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, वो वी ए होगा माइनस वी बी परपेंडिकुलर। अब इसी में बेटा एक रिलेशनशिप आ जाता है कि अगर मेरा ओमेगा कांस्टेंट है तो वेलोसिटी जो रहती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहती है बेटा, आर के रहती है। ये वाली बात याद रखना, ठीक है। अब इसमें बेटा एक और सवाल आते हैं जहां पे हमसे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाता है। मान लो बेटा ये पार्टिकल है जो v वेलोसिटी से जा रहा है, अभी इनिशियली बेटा ओरिजिन o इधर पे है, अब ये यहां से चलते चलते इधर आ जाता है बेटा। जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हो जाता है तो हमसे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा पूछी जाती है कि कितनी होगी। तो यहां से क्या करते हैं बेटा, v वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करते हैं, एक बेटा लाइन ज्वाइनिंग के, एक क्या होती है पैरेलल होती है और दूसरी क्या होती है लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर। तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या हो जाता है बेटा, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग, मतलब यही,
अपॉन डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, मतलब ये लेंथ ऑफ लाइन ज्वाइनिंग से आप डिवाइड कर दोगे। इन केस आपको लेंथ ऑफ लाइन ज्वाइनिंग चाहिए तो बेटा ये डी डिस्टेंस दिया है, थीटा दिया है, आप हाइपोटेनियस निकाल सकते हो किससे, कॉस थीटा से। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, बेस दैट इज डी अपॉन हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ लाइन ज्वाइनिंग एच हो जाएगा। तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस है ना, तो यहां पे बेस कितना हो गया, ये डी बेस हो गया अपॉन हाइपोटेनियस एच हो गया। तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी अपॉन कॉस थीटा के बराबर आ जाएगी। तो बेटा यही एच की वैल्यू आपका किसका काम करेगी, लेंथ ऑफ लाइन ज्वाइनिंग का। एंगुलर एक्सेलरेशन की बात की जाए तो बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर एक्सेलरेशन। मतलब ओमेगा को चेंज करने के लिए, मतलब ओमेगा को बढ़ाने के लिए या ओमेगा को घटाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है बेटा, ये अल्फा रिस्पॉन्सिबल है। अगर ये अल्फा आएगा तो पक्की बात है ओमेगा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो यहां पे अपन देख सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू जो आती है बेटा दैट इज डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। यूनिट की बात की जाए तो बेटा दैट इज रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। एटी की वैल्यू बेटा ये रिलेशनशिप है बिटवीन दी लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एटी इक्वल्स टू क्या होता है, आर अल्फा। ये भी सेम बेटा उसी तरीके से रिलेशनशिप है जहां पे ये ओमेगा इक्वल्स टू वी बाई आर या फिर वी इक्वल्स टू आर ओमेगा आप बोल दीजिए। तो ये भी एक रिलेशनशिप है बेटा जो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी को साथ में कनेक्ट करके रखता है। क्लियर है। अब यहीं पे बेटा यूनिट आ गई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। यहीं पे बेटा अगर मुझसे कोई अल्फा इंस्टेंटेनियस की वैल्यू पूछ लेगा तो ये सेम एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस के बराबर इनके रिजल्ट होते हैं। जहां पे अपन पहले पढ़ते थे डीवी बाई डी टी, यहां पे हो जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी। पहले पढ़ते थे डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, अब हो जाएगा डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। पहले पढ़ते थे बेटा डी डीवी बाई डी टी या डीवी डीवी बाई डी एक्स, अब आ जाएगा बेटा ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा के बराबर। क्लियर है बच्चों इतनी बात? हाँ सर। अब यहां पे बेटा मैंने बता दिया है जब भी ओमेगा और अल्फा की डायरेक्शन दोनों की डायरेक्शन एग्जैक्टली सेम रहेगी तो मैं लिख सकता हूं बेटा कि इफ ओमेगा एंड अल्फा आर इन दी सेम डायरेक्शन देन मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड विल इंक्रीज। चाहे तो आप ओमेगा का मैग्नीट्यूड बोल दो, चाहे इधर से आप लीनियर स्पीड v बढ़ा दो, इस v की स्पीड क्या करेगी बेटा, इंक्रीज करेगी। इफ ओमेगा एंड अल्फा आर इन दी अपोजिट डायरेक्शन देन द स्पीड डिक्रीजेस। मतलब अभी ये जो v की वैल्यू है बेटा ये क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अगर ओमेगा और अल्फा कैसे हैं बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में सेम है। यहीं पे अगर बेटा यहां पे हमने जो अभी एक्सेलरेशन देखा वो एक पार्ट का एक्सेलरेशन देखा। सर्कुलर मोशन में बेटा हमारे दो एक्सेलरेशन होते हैं। अगर नेट एक्सेलरेशन की बात की जाए तो नेट एक्सेलरेशन के बेटा दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है एटी, एक होता है एसी। अभी बेटा इसको मैं बड़ा बड़ा करके आपको बना करके दिखाने वाला हूं कैसे कैसे होते हैं। जहां पे एसी की बात की जाए तो बेटा ये ओमेगा स्क्वायर इंटू आर के बराबर होता है, वी स्क्वायर बाय आर या ओमेगा इंटू आर के बराबर होता है। एसी के बिना बेटा सर्कुलर मोशन होना असंभव है। एसी रिस्पॉन्सिबल है बेटा किसी भी पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में घुमाने के लिए। वहीं अगर एटी की बात की जाए तो बेटा वो रिस्पॉन्सिबल है किसी की स्पीड बढ़ाने या फिर घटाने के लिए। एटी के बिना मेरा सर्कुलर होना मोशन होना पॉसिबल है, पर एसी के बिना पॉसिबल नहीं हो सकता है। क्लियर है। अगर नेट एक्सेलरेशन की बात की जाए दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर का होल स्क्वायर प्लस आर अल्फा। बेटा ये वैल्यूज को एटी और एसी के मैग्नीट्यूड में रख दिया है। अब मैं आपको चाहता हूं सिर्फ मैं आपको छोटे छोटे से प्यारे से तीन केस आपके सामने मैं समझा सकूं बेटा, तीन केस मैं आपको समझा सकूं और इन तीनों केसेस में आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। ध्यान से देखना बेटा। जैसे मान लो ये मेरा क्या दिया गया है, ओरिजिन दिया गया है, ठीक है। अब ये हमारा क्या दिया गया बेटा, पार्टिकल दिया गया है। एसी जो लगता है बेटा वो ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर। क्लियर है? हाँ जी सर। और आपकी जो वेलोसिटी रहती है बेटा दैट विल बी टेंजेंशियल। तो ये क्या बना रहा हूं बेटा, v वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बता रहा हूं। क्लियर है? अगर आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा अगर इधर है तो आपकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा भी इसी साइड में या इसी डायरेक्शन में होगा। क्लियर है? हाँ सर। अभी मैं ये मानता हूं कि मेरी बेटा 80 सेम डायरेक्शन में है दैट ऑफ वेलोसिटी, मतलब इसी डायरेक्शन में मैंने क्या लगा दिया बेटा, 80 लगा दिया। क्या लगा दिया, इसी डायरेक्शन में 80 लगा दिया। तो नेट एक्सेलरेशन कहां आ जाएगा बेटा, इनके बीच में आ जाएगा। ये जो डायरेक्शन आ जाएगी बेटा ये किसकी आ जाएगी, ए नेट की आ जाएगी। ठीक है। तो इस केस में मैं ये कह सकता हूं कि मेरी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है बेटा वो क्या कर रहा होगा, वो इंक्रीज कर रहा होगा। ओमेगा भी क्या कर रहा होगा बेटा, वो भी इंक्रीज कर रहा होगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में 80 होगा उसी डायरेक्शन में अल्फा होगा।
ओमेगा और अल्फा सेम डायरेक्शन में हो गया तो मेरी एंगुलर स्पीड भी बढ़ रही है, एटी और वी सेम डायरेक्शन में तो मेरी लीनियर स्पीड भी बढ़ रही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वेलोसिटी और ए नेट के बीच में अगर इस एंगल को मैं अल्फा कह दूं तो ये जो अल्फा है बेटा दैट इज लेस देन 90 डिग्री। तो जब भी अल्फा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री रहेगी मेरी मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड विल इंक्रीज। इस बात को समझ लेना आप। क्लियर है कि नहीं है? यहां पे 80 प्रेजेंट है, 80 और वी सेम डायरेक्शन में। अगर अगले केस की बात करूं तो अगले केस में क्या दिया गया बेटा, ये सेंटर दिया गया है। मेरा एसी तो हमेशा कहां लगेगा बेटा, सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ लगेगा, इसीलिए इसको सेंटर सीकिंग बोला जाता है। अब मेरी नेट वेलोसिटी जो आएगी या फिर वेलोसिटी की बात करूं उसकी डायरेक्शन तो बेटा सेम है, मैंने टेंजेंशियल बनाई है। ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। यहां पे अगर इस डायरेक्शन में मेरा कौन घूम रहा है बेटा, इस डायरेक्शन में थीटा घूम रहा है, तो इसी डायरेक्शन में मेरा क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। बस इस केस में मैंने क्या किया बेटा, मैंने इस केस में 80 जो लगाया वो अपोजिट लगाया टू दैट ऑफ वेलोसिटी 80। तो जहां 80 होगा वहीं कौन होगा बेटा, अल्फा होगा। और नेट एक्सेलरेशन जो आने वाला है वो तो 80 और एसी के बीच में आएगा। हाँ सर, तो ये डायरेक्शन हो गई ए नेट की। क्लियर है? अब इस केस में क्या होगा, आप देखिए लीनियर वेलोसिटी भी अपोजिट डायरेक्शन में, एंगुलर वेलोसिटी भी अपोजिट डायरेक्शन में, तो मैं कह सकता हूं जो v रहेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दैट विल डिक्रीज। क्या करेगा बेटा, ये डिक्रीज करेगा। इतनी बात याद रखना। ओमेगा की बात की जाए तो बेटा अब एंगुलर वेलोसिटी भी, क्योंकि अल्फा की डायरेक्शन और ओमेगा की डायरेक्शन अलग है, तो बेटा वो वाली पार्ट भी क्या करेगा, आपका डिक्रीज करेगा। ये बात को समझिए। और अगर यहां पे मैं एंगल देखूं बेटा, तो यहां पे एंगल आप देख सकते हो 90 डिग्री से, ये जो इस बार एंगल अल्फा डैश बन रहा है दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मेरा जो अल्फा है वो बड़ा रहेगा, अल्फा किस किस के बीच का एंगल है बेटा, वेलोसिटी और नेट एक्सेलरेशन के बीच का, अगर ये ग्रेटर देन 90 डिग्री रहता है तो वेलोसिटी क्या या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड क्या करता है बेटा, डिक्रीज करता है। ये सर आपने बता दिया लेस देन 90, ये आपने बता दिया मोर देन 90। अगर सर एग्जैक्टली 90 हो जाए तो क्या होगा, मैंने कहा मैं समझाता हूं। अगर बेटा ये मान लीजिए कि ये पार्टिकल आपका दिया गया है और ये सेंटर की तरफ डायरेक्शन जो दी गई है वो एसी की दी गई है, और यहां से अगर मैं टेंजेंशियली बना लूं तो ये डायरेक्शन किसकी हो जाएगी बेटा, आपकी वेलोसिटी की हो जाएगी। हाँ सर, वेलोसिटी की। अब यहां पे बेटा 80 की वैल्यू हमने क्या मान ली, 0 मान ली। अगर 80 0 है तो बेटा ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं होगा। कई बार इसमें सवाल पूछा जाता है कि इसमें कौन सी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, तो आप याद रखना कि इसमें सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी जो रहती है वो थ्रू आउट दी जर्नी क्या रहती है बेटा, कांस्टेंट रहती है। क्लियर है कि नहीं है? इसमें अगर आप लोगों को थोड़ी और आगे की बात बता दूं तो बेटा यहां पे या इस केस में एंगुलर मोमेंटम जो रहता है वो भी क्या रहता है बेटा, कांस्टेंट रहता है, जिसका फॉर्मूला mvr के बराबर होता है। क्लियर है? तो ये हो गया मेरा एसी, ये हो गया वेलोसिटी v। तो अब बेटा ये क्या कर रहा होगा, ये एंगल थीटा है और ये एंगल क्या है बेटा, अल्फा है। तो ये क्या कर रहा होगा बेटा, ये कर रहा होगा अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जहां पे बेटा अल्फा की वैल्यू अगर आप देखोगे नेट एक्सेलरेशन, अब एसी किसके बराबर हो जाएगा, नेट एक्सेलरेशन के बराबर, और इसके बीच में और वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो जब भी बेटा ये एंगल 90 डिग्री बनेगा तो वो केस किसका होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का होता है। एंगल 90 डिग्री बनेगा, वेलोसिटी की स्पीड कांस्टेंट रहेगी, डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं रहेगा, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। कई बच्चे ये भी गलतफहमी रख लेते हैं। मान लो बेटा ये पार्टिकल घूमता हुआ, ये घूमता 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 ये पार्टिकल मान लो यहां कहीं आ गया, तो बेटा आप खुद देखिए ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इधर आ रही है, ये अब एसी की वैल्यू हो गई। अब इसकी डायरेक्शन क्या हो गई बेटा, चेंज हो गई। आप इस बात को तो समझिए, इसकी वेलोसिटी भले ही यहीं रहेगी तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन वेलोसिटी की भी बदल गई, एक्सेलरेशन की भी बदल गई। हाँ, इनके बीच में 90 डिग्री एंगल है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट बिकॉज इट्स डायरेक्शन इज चेंजिंग। क्लियर है कि नहीं है? हाँ, तो कौन सी वैल्यू सेम रहती है, काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम। अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, 90 डिग्री। यहीं पे बेटा इसकी आखिरी चीज और बताना चाहता हूं, इनकी जो इक्वेशन ऑफ मोशन रहती है वो और देख लो बेटा, आखिरी चीज है। इक्वेशन ऑफ मोशन की बात की जाए
तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आ जाती है बेटा, ओमेगा फाइनल दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी के बराबर। यहीं पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर के बराबर। और यहां पे आ जाता है बेटा ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा। ये बेटा हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है जो एंगुलर फॉर्म में लगती है और कुछ भी नहीं है। क्लियर है बच्चों? तो ये एक छोटी सी माइंड मैप था बेटा आप लोगों के लिए। मैं उम्मीद करता हूं ये नोट्स को आप बड़े ही बेहतरीन तरीके से बना लेंगे। क्लियर है कि नहीं है बेटा? थोड़ा सा इस एज में रिस्पॉन्सिबल बन जाओ, आगे थोड़ी परेशानियां कम होंगी। ठीक है, आप कोशिश करो कि जीवन में हमारे पेरेंट्स के लिए हम उनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम बने। समझ में आ रहा है कि नहीं? और वो दिन का इंतजार करो कि जब आपके पूरा एरिया ये इस बात से नहीं जानेगा कि यार ये देखो ये शर्मा जी का लड़का आ रहा है। आप उस टाइम का इंतजार करो कि जब ये कहेंगे यार ये देखो डॉक्टर साहब के पिताजी जा रहे हैं। आप थोड़ा बेटा मेहनत करो, ये एज उसी चीज के लिए बनी होती है। आप अपने पास जितनी एनर्जी है, जितनी इंटेंसिटी है, वो पूरी झोंक दो। क्लियर है? अभी मैं ये बहुत अच्छे से मान रहा हूं कि आपकी ये जो उम्र चल रही है ये शौक पूरे करने की चल रही है। आप अलग अलग शौक पूरे कर रहे हो। बेटा याद रखना कि जब तक पिताजी कमा रहे हैं शौक हम तभी तक पूरे कर सकते हैं। जिस दिन आप खुद कमाना शुरू कर दोगे ना तो सिर्फ दो ही चीजें कर पाओगे। क्या सर? एक तो जरूरतें पूरी कर पाओगे और दूसरी चीज जिम्मेदारियां पूरी कर पाओगे। ठीक है, शौक पूरे नहीं कर पाओगे। तो बेटा प्लीज अपने आप को इतना काबिल बना लो मेहनत करके कि एम्स का दरवाजा गए, अरे डॉक्टर साहब आप ही का तो इंतजार था, जल्दी से आइए। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करिएगा। और मैं हमेशा की तरह आपको समझाता हूं कि भैया जीवन में कार हो या ना हो, जीवन में संस्कार होने बहुत ज्यादा जरूरी है। पढ़ाई करिए, मन लगा के। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। टाटा बाय बाय,